Welcome guys, this is lecture number 1 of chapter 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के बारे में जानेंगे। यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है इसे फ्लूइड्स, यानी फ्लूइड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और फ्लूइड्स क्या होते हैं मैं बताऊंगा आपको। पिछले चैप्टर में आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़कर आए हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। और अब की बार हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की बात करेंगे। फ्लूइड्स का जब नाम आया है तो फ्लूइड्स किसे कहते हैं, सॉलिड्स के बारे में आपने जाना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में बहुत सारी बातें आपने जान ली। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की जब बात आती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की जब बात आती है तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की बात करेंगे। और फ्लूइड्स में लिक्विड्स की बात करेंगे, फ्लूइड में लिक्विड्स की बात करेंगे और फ्लूइड में गैसेस की बात करेंगे। भाई इससे पहले हम सॉलिड्स के बारे में पढ़कर आए हैं। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड्स रिजिड है, मतलब इस तरह से प्रॉपर्टीज हमने जानी है। और फ्लूइड्स में लिक्विड्स और गैसेस हैं। लिक्विड्स की डेफिनेट वॉल्यूम होती है बट डेफिनेट शेप नहीं होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सॉलिड से वीक होते हैं, गैसेस से स्ट्रॉन्ग होते हैं। गैसेस जो होती है ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होती है ना फिक्स्ड शेप होती है। जैसे कंटेनर में डालेंगे उसके पूरे स्पेस को एक्वायर कर लेंगी, जितनी मर्जी वॉल्यूम इनकी होगी, मतलब जैसे बर्तन में डालेंगे आप पूरे में फैलना चाहेंगी गैसेस। और ना वॉल्यूम फिक्स है ना शेप फिक्स है। कंटेनर की शेप ले लेते हैं, लिक्विड्स भी कंटेनर की शेप ले लेते हैं सॉरी। और गैसेस कंप्रेसिबल होती है, उन्हें कंप्रेस किया जा सकता है। लिक्विड्स बहुत ही कम कंप्रेसिबल होते हैं, सॉलिड्स इनकंप्रेसिबल होते हैं। सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं किया जाता, लिक्विड को थोड़ा बहुत कंप्रेस किया जा सकता है। गैसेस पर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो बहुत सारी गैस को थोड़ी सी जगह में रखा जा सकता है, डाला जा सकता है। इसलिए गैसेस कैसी होती हैं, कंप्रेसिबल होती हैं। गैसेस कैसी होती हैं, कंप्रेसिबल होती हैं। फ्लूइड्स में हम लिक्विड्स और गैसेस की बात करेंगे। तो फ्लूइड्स में हम लिक्विड्स एंड गैसेस की बात करेंगे। फ्लूइड्स की बात आई है तो लिक्विड्स और गैसेस को फ्लूइड्स कहा जाता है। और इन दोनों की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी इनकी। फिलहाल फ्लूइड स्टैटिक की बात करेंगे। फ्लूइड स्टैटिक की बात करेंगे। फ्लूइड स्टैटिक मतलब ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जो फ्लूइड्स के साथ डील करती है, फ्लूइड्स एट रेस्ट पर रहेंगे। हाइड्रोस्टैटिक भी इन्हें कहा जा सकता है, तो हाइड्रोस्टैटिक भी इन्हें कहा जा सकता है। और स्टडी ऑफ फ्लूइड्स, हम इसमें स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट के बारे में जानेंगे। स्टडी करेंगे फ्लूइड्स की जब फ्लूइड्स किस पर होते हैं, रेस्ट पर होते हैं। और फिजिक्स की एक और ब्रांच है फ्लूइड्स के बारे में, हम फ्लूइड्स डायनामिक्स में भी पढ़ेंगे फ्लूइड्स के बारे में। और फ्लूइड्स डायनामिक्स मतलब हाइड्रोडायनामिक्स भी कह सकते हैं इसे, हाइड्रोडायनामिक्स भी इसे कहेंगे। और हाइड्रोडायनामिक्स जो है, तो हाइड्रोडायनामिक्स जो होता है, हाइड्रोडायनामिक्स जिसमें स्टडी ऑफ फ्लूइड्स जानेंगे, स्टडी ऑफ फ्लूइड्स के बारे में जानेंगे। स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन, जब फ्लूइड्स किस में होंगे, मोशन में होंगे। किसी पाइप से पानी फ्लो कर रहा है या किसी रिवर के अंदर पानी फ्लो कर रहा है सॉरी, इस तरह की मोशन के बारे में, जब मोशन में होगा फ्लूइड
तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जानेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आएंगी। इस पूरे चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम बर्नौली थ्योरम के बारे में भी बात करूंगा मैं, जो पेपर में 200% दिखाई देती है। तो अब बात आई है यहाँ पर, सबसे पहले फ्लूइड्स की जब बात करेंगे तो सबसे पहली बात ये है, फ्लूइड्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। फ्लूइड्स क्या करते हैं? प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अगर आपने टैप को ऑन किया है और टैप से पानी आ रहा है, आप अगर इस तरह से अपनी पाल्म रखकर या थंब रखकर या फिंगर रखकर अगर टैप से आने वाले पानी को रोकने की कोशिश करेंगे इस तरह से, तो आप अपनी फिंगर पर एक प्रेशर महसूस करेंगे, एक फोर्स महसूस करेंगे कि लिक्विड आप पर क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। तो आप महसूस करेंगे कि लिक्विड आप पर क्या कर रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाई फ्लूइड्स या प्रेशर एक्सर्टेड बाई लिक्विड की बात कर रहा हूं पहले, प्रेशर एक्सर्टेड बाई लिक्विड्स। तो फ्लूइड्स में हम लिक्विड्स और गैसेस दोनों की बात करेंगे। फिलहाल प्रेशर एक्सर्टेड बाई लिक्विड्स की बात करी जाए, किसी बर्तन के अंदर लिक्विड को कंसीडर किया जाए, इस बर्तन की शेप कुछ भी रही हो, ये बर्तन फिलहाल मैंने सिलेंड्रिकल माना है, बीकर होता है जैसे, इस तरह से माना गया सिलेंड्रिकल शेप है। जैसे इस पेन की शेप है, टेस्ट ट्यूब होती है केमिस्ट्री लैब में जैसे, उस तरह से सिलेंड्रिकल है, लेकिन उसका एरिया नीचे इस तरह से फ्लैट नहीं होता है, कर्व होता है। सोचिए फ्लैट है, सिलेंडर है, जैसे आपकी वाटर बोतल है, तो वाटर बोतल का जो बेस है ये एक सिलेंड्रिकल शेप है इस तरह से। तो ये इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप है इसकी, और सिलेंड्रिकल शेप है तो एरिया इसका कैपिटल ए लिखा जा सकता है, जो कि पाई आर स्क्वायर भी लिखा जा सकता है अगर इसका रेडियस गिवन है तो। और इस बर्तन के अंदर एक लिक्विड इस तरह से भरा हुआ था, कुछ h हाइट तक इस तरह से। तो इस बर्तन के अंदर एक लिक्विड भर दिया गया है और लिक्विड की हाइट कितनी है? h क्या है? लिक्विड की हाइट है, और इस बर्तन का जो बेस है उसका एरिया क्या है? इस वक्त a है, सिलेंड्रिकल है ये, इसके अंदर इस तरह से लिक्विड इसके अंदर डाला गया है, लिक्विड इसके अंदर भर दिया गया है, जिसकी डेंसिटी रो है। ये डेंसिटी का सिंबल है, रो बनाया जाएगा इस तरह से। तो रो डेंसिटी है यहाँ पर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करी जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू g से डिनोट की जा सकती है यहाँ पर। इस लिक्विड का जो वेट है, वेट के कारण ये फोर्स लगाएगा। इस लिक्विड का जो वेट है, वेट के कारण इसने फोर्स लगाया है नीचे वाले इस सरफेस पर, बेस पर इसने एक फोर्स लगाया है। कितना फोर्स लगाया है? जितना इसका वेट है, और वेट इसका कितना है? mg है। तो ये लिक्विड जो इस बर्तन के अंदर आपने भर दिया है, इस लिक्विड का जो वेट है, वेट के कारण ये लिक्विड क्या करता है? फोर्स लगाता है। अपने वेट के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स जितना है वो इसका वेट है, और जितना इसका वेट है उतना ही बेस के ऊपर इसने क्या लगाया है? फोर्स। अगर सोचिए ये ढक्कन होता है इस तरह से, बोतल को उल्टा कर दिया जाए, बोतल का ढक्कन अगर खोल दिया जाए, ढक्कन नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड क्या लगा रहा है? फोर्स। कितना फोर्स? जितना उसका वेट है। मुझे जानना है कि प्रेशर कितना अप्लाई किया, इस बेस पर प्रेशर कितना अप्लाई किया। तो प्रेशर एक्सर्टेड ऑन बेस, प्रेशर एक्सर्टेड की बात आई है, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन बेस, बेस पर प्रेशर कितना लगाया है? प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया।
फोर्स कितना लगाया इस लिक्विड ने, mg, जितना इसका वेट है। वेट क्या लिखा जा सकता है, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम मास लिखा जा सकता है। डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम मास लिखा जा सकता है। g ग्रेविटी है तो ये वेट बन गया और डिवाइडेड बाय एरिया। P प्रेशर इज इक्वल टू बराबर डेंसिटी रो है, वॉल्यूम की बात आई है तो डेंसिटी इस लिक्विड की रो है और वॉल्यूम की बात आई है इस सिलेंड्रिकल बेस का। ये जो सिलेंडर का बेस है इसका एरिया A है और इस सिलेंडर की हाइट अगर h है तो वॉल्यूम सिलेंडर की किसी की भी वॉल्यूम एरिया इनटू में हाइट लिखी जा सकती है। भाई किसी की भी वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इनटू हाइट होता है, पहले भी बहुत बार ऐसा फॉर्मूला आया होगा और मैंने आपके सामने डिस्कस जरूर किया होगा उसको। इस सिलेंडर की वॉल्यूम होती पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर सिलेंडर का एरिया है और इनटू में हाइट h है, तो ये फॉर्मूला भी एरिया इनटू हाइट वाली बात से ही बना है। तो एरिया इनटू में हाइट वॉल्यूम है लिक्विड की, इनटू में डेंसिटी मास हो गया, मास इनटू में ग्रेविटी वेट हो गया और वेट मतलब फोर्स, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया प्रेशर। एरिया से एरिया कैंसिल हो गया है और एक लिक्विड कितना प्रेशर अप्लाई करता है, रो एच जी अप्लाई करता है। तो कितना प्रेशर एक लिक्विड अप्लाई करता है बेस पर, अपने बेस पर कितना प्रेशर लिक्विड लगाता है, ये आपसे अगर पूछा जाए इस तरह से तो P प्रेशर अप्लाई किया, रो डेंसिटी है लिक्विड की जो क्या है एक कांस्टेंट है, H हाइट है जिस हाइट तक लिक्विड भरा गया है और G क्या है कांस्टेंट है एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ज्यादा हाइट की बात ना करें, अगर ज्यादा हाइट की बात ना करें हम इस तरह से, तो ज्यादा हाइट की बात अगर ना करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है। आपको पता है, आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा है, ज्यादा हाइट पर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होने लगेगी। तो G एक कांस्टेंट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि हम ज्यादा हाइट की बात नहीं कर रहे हैं। डेंसिटी इस लिक्विड की कांस्टेंट है अगर ये इनकंप्रेसिबल लिक्विड है। आइडियल लिक्विड की बात करूं तो एक आइडियल लिक्विड ऐसा है जो कंप्रेस ना हो, लेकिन थोड़े ना के बराबर ही सही पर थोड़े से तो कंप्रेस हो जाते हैं लिक्विड्स जब कंप्रेशनल स्ट्रेस डाली जाती है। पिछले चैप्टर में जाना आपने, कंप्रेशनल स्ट्रेस मतलब लिक्विड को कंप्रेस किया जाए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहूंगा मैं इसे, तो इस तरह से स्ट्रेस डाली जाए कि वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अप्लाई करने पर डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी क्योंकि लिक्विड कंप्रेस हो जाएगा। बट आइडियल लिक्विड को लेकर पढ़ेंगे, मान लेते हैं लिक्विड बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं हो रहा है तो इस पूरे लिक्विड की डेंसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है। प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, हाइट पर। प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किस बात पर डिपेंड करता है, प्रेशर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट के। जितनी ज्यादा हाइट पर पानी भरा हो गया होगा, जितनी ज्यादा हाइट तक भरा गया होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, प्रेशर। आपके घर में टैंक फर्स्ट फ्लोर पर है तो टैप में पानी थोड़ा आएगा, स्लोली आएगा। अगर सेकंड फ्लोर पर है तो पानी और तेज आएगा, थर्ड फोर्थ बहुत तेज आएगा। आप किसी नॉर्थ इंडिया में हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर साइड घूमने जाएं, पहाड़ों से पानी अपने आप आता है, टैंक रखने की जरूरत पड़ती नहीं भाई। वहां टैंक नहीं रखते हैं घर के अंदर, पहाड़ों से पानी डायरेक्ट आ रहा है, पाइप्स के थ्रू पानी आ जाता है और बहुत प्रेशर होता है उन टैप्स के अंदर क्योंकि बहुत हाइट से वो पानी आ रहा है पहाड़ों से, तो इसीलिए बहुत प्रेशर के साथ आता है। प्रेशर सिर्फ और सिर्फ हाइट पर डिपेंड करता है, प्रेशर शेप पर भी डिपेंड नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। ये जो टैंक आपने रखा है, इस टैंक के अंदर पानी कितनी हाइट तक भरा गया है, सिर्फ इस बात पर प्रेशर डिपेंड करता है। इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि इस टैंक की शेप कैसी थी भाई।
ये टैंक कैसी शेप का है, इन बातों पर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है। तो टैंक जो है वो टैंक किस शेप के बने हुए हैं, इस बात पर डिपेंड नहीं करता है प्रेशर कि बेस पर प्रेशर कितना लगेगा। बेस पर जो प्रेशर लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, हाइट पर। अगर इन तीनों में लिक्विड की जो हाइट है वो सेम है, अगर इन तीनों में लिक्विड की हाइट सेम है तो प्रेशर इन तीनों ने जो लगा, तीनों केस में प्रेशर जो बेस पर लगेगा वो तीनों केस में प्रेशर क्या रहेगा, सेम। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम के लिए आप लिखें कि प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन, प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन हाइट, ओनली ऑन हाइट, नॉट ऑन शेप। शेप पर डिपेंड नहीं करता है प्रेशर कितना एग्जर्ट करेगा लिक्विड, ये प्रेशर सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, कितनी हाइट पर पानी को भरा गया है, इस बात पर डिपेंड करता है बस। तो किस हाइट तक पानी को भरा गया है सिर्फ इस बात पर प्रेशर डिपेंड करता है, नहीं डिपेंड करता प्रेशर के किस तरह के बर्तन में डाला गया था। लिक्विड ने प्रेशर जो लगाया है, लिक्विड ने जो प्रेशर अप्लाई किया है, वो प्रेशर की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ हाइट पर डिपेंड करती है कि कितनी हाइट तक पानी भरा गया है, डिपेंड नहीं करती है बात किस पर, शेप पर डिपेंड नहीं करती। अब लिक्विड जो फोर्स लगाता है, तो लिक्विड जो फोर्स लगाता है, लिक्विड एक्सर्ट्स फोर्स, लिक्विड एक्सर्ट्स फोर्स perpendicular to, liquid exerts force perpendicular to surface, liquid at rest, ये बात जोड़ दीजिएगा इसके अंदर, liquid at rest, जब लिक्विड रेस्ट पर होता है, लिक्विड एट रेस्ट exert force perpendicular to surface। लिक्विड अगर रेस्ट पर है तो जो फोर्स लिक्विड लगा रहा है वो फोर्स हमेशा ही सरफेस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर लिक्विड रेस्ट पर है तो लिक्विड जो फोर्स लगाएगा सरफेस के परपेंडिकुलर लगाएगा हमेशा फोर्स को। कैसे इस बात को समझा जा सकता है भाई, एक बार फिर इस तरह के कंटेनर को कंसीडर कर लिया जाता है और इसके अंदर पानी को भर दिया गया है कुछ हाइट तक में, तो इसके अंदर पानी कुछ हाइट तक भर दिया गया है इस तरह से, तो पानी इसके अंदर इस तरह से भरा हुआ है कुछ हाइट तक, और ये जो पानी इसके अंदर भरा गया है ये इक्विलिब्रियम में है, ये रेस्ट पर है, मतलब ये जो पानी है ये किसी भी डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहा है। अगर किसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता तो जाहिर सी बात है फोर्स होता जिसके कारण ये फ्लो करता। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में भी है तो भी इनिशियल स्टार्टअप इसे स्टार्टिंग से हाइट से मिला है कुछ इस तरह से। तो जब बात आती है इसकी कि भाई लिक्विड रेस्ट पर है, तो ये जो लिक्विड है ये लिक्विड इस बेस पर भी फोर्स लगा रहा है वेट के कारण, ये लिक्विड इस दीवार पर भी फोर्स लगा रहा है, क्योंकि लिक्विड क्या करना चाहता है, फ्लो करना चाहता है, फैल जाना चाहता है भाई, वो एक जगह ऐसे इकट्ठा नहीं रहना चाहता। सॉलिड्स की तरह डेफिनेट शेप नहीं है उसकी, तो वो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को टाइटली पकड़कर नहीं बैठे हैं, लूजली बाउंड है, दूर जाना चाहते हैं, इसीलिए ये पानी इधर भी जाना चाहता है इधर भी। तो जहां भी इस कंटेनर के सरफेस के टच करेगा वहीं पर एक फोर्स लगाएगा। तो ये लिक्विड इस पर भी फोर्स लगा रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है, हर एक दीवार, अगर ये सिलेंड्रिकल है तो तीनों चारों तरफ फोर्स लगा रहा है, बेस पर भी फोर्स लगा रहा है। अगर लिक्विड रेस्ट पर है तो किसी भी सरफेस पर जो फोर्स लिक्विड लगा रहा है वो परपेंडिकुलर लगाएगा, सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा वो फोर्स में। मैं ये कहना चाहता हूं इस लिक्विड ने फोर्स अगर लगाया है बेस पर तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगाया होगा, इधर बात करूं तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लगाया होगा,
इधर बात करूं तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लगाएगा, सरफेस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा। प्रूव करने के लिए मैंने मान लिया नहीं लगाता भाई ये परपेंडिकुलर, मैंने मान लिया कि लिक्विड ने इस सरफेस पर कंटेनर के ऊपर जो फोर्स लगाया है, वो कंटेनर पर जो फोर्स लगाया है वो कुछ इस डायरेक्शन में लगाया है, इस तरह से। फिर तो इस फोर्स के जवाब में इस कंटेनर ने लिक्विड पर फोर्स लगाया होगा, रिएक्शन फोर्स लगाया होगा इस तरह से, और लिक्विड पर एक रिएक्शन फोर्स लगाया होगा इस तरह से। तो जो रिएक्शन फोर्स लिक्विड पर लगाया है, लिक्विड पर जो रिएक्शन फोर्स लगाया है, इस कंटेनर ने उस रिएक्शन फोर्स को अगर दो पार्ट्स में रिजोल्व कर देखा जाए, उस रिएक्शन फोर्स को अगर दो पार्ट्स में रिजोल्व कर देखा जाए इस तरह से कि रिएक्शन को रिजोल्व करूं तो इस तरफ थीटा एंगल पर r cos थीटा लिखा जाएगा और इस तरफ r sin थीटा लिखा जाएगा। तो रिएक्शन फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व करने के बाद मैं ये कहूंगा आपको, लिक्विड किसी फोर्स के आगे रेस्ट पर नहीं रह सकता। आप लिक्विड पर अगर अपने हाथ से फोर्स लगाएंगे तो पानी आपके साथ साथ चलने लगेगा। ऐसे सॉलिड्स की तरह आप किसी दीवार को धक्का देने की कोशिश कर रहे हो, वो एक ही जगह रहेगी, आपके फोर्स को क्या करेगी, रजिस्ट करेगी। पानी को लेकिन अगर आप ऐसे फोर्स लगाएंगे, कुछ पानी आपके साथ साथ फ्लो करने लग जाएगा, वो आपके फोर्स को अपोज नहीं कर पाएगा। मतलब अगर r cos थीटा जैसा कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल में लग रहा है तो ये लिक्विड जो है वो हॉरिजॉन्टल में फ्लो करने लगेगा, इस फोर्स को अपोज नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इस फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगाकर रुका रहे एक जगह, नहीं। अगर r cos थीटा जैसा कोई फोर्स लिक्विड पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है तो r cos थीटा की डायरेक्शन में लिक्विड जरूर फ्लो करता। लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक्स, हमारे इन केसेस में हमारा लिक्विड अभी किस पर है, रेस्ट पर है। इस बर्तन के अंदर पानी रेस्ट पर था, मैंने तो ऐसा माना था, एक ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ था और पानी के सारे पार्टिकल्स एक जगह ठहरे हुए हैं, तो ग्लास के अंदर पानी रेस्ट पर है। तो पानी जो फोर्स लगाएगा बेस पर या दीवारों पर, वो सरफेस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर फोर्स होगा। ये प्रूव करना था, मैंने मान लिया नहीं लगा था, ऐसे किसी डायरेक्शन में लगाएगा तो फिर रिएक्शन फोर्स भी मिलेगा उसको। रिएक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट आए, एक परपेंडिकुलर एक हॉरिजॉन्टल। अगर ऐसा कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो लिक्विड तो इस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए ना, लेकिन हम देखते हैं लिक्विड तो एक ही जगह रुका हुआ है। उसके अंदर लिक्विड एक ही जगह अगर रुका हुआ है लिक्विड एक ही जगह अगर रुका हुआ है तो मैं ये कहूंगा आपको, अ लिक्विड कैन नॉट रजिस्ट, अ लिक्विड कैन नॉट रजिस्ट अ फोर्स। एक फोर्स को अपोज नहीं कर सकता भाई वो, तो ऐसा कोई फोर्स होगा तो ये लिक्विड मस्ट फ्लो जरूर करेगा। लिक्विड मस्ट फ्लो, लिक्विड मस्ट फ्लो इन डायरेक्शन के नाम दे देता हूं। ये O पॉइंट था, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट हो गया और ये C पॉइंट हो गया इस तरह से। तो O से A की तरफ मस्ट फ्लो इन डायरेक्शन O टू C, O टू A, O से A की डायरेक्शन में लिक्विड को फ्लो करना चाहिए क्योंकि ये फोर्स लग रहा है। बट लिक्विड इज एट रेस्ट, लेकिन इस वक्त लिक्विड रेस्ट पर है। इसका मतलब r cos थीटा को जैसा कोई फोर्स नहीं है, जीरो के बराबर है। इसका मतलब cos थीटा बराबर 0 है, इसका मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री है। कहने का मतलब ये r रिएक्शन जो है वो 90 के एंगल पर बिल्कुल परपेंडिकुलर है, क्योंकि इसने फोर्स बिल्कुल वर्टिकल लगाया है और लिक्विड के ऊपर रिएक्शन सीधा मिलेगा ऊपर की तरफ और mg को बैलेंस कर रहा है r रिएक्शन। ऐसा r cos थीटा कोई फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि लिक्विड किस पर है, रेस्ट पर है, और ऐसा कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो लिक्विड जो फोर्स लगाता है रेस्ट पर, जब लिक्विड है, अ लिक्विड एट रेस्ट एक्सर्ट्स फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस।
जो लिक्विड किस पर है, ऐसा लिक्विड जो रेस्ट पर है वो हमेशा ही सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो ऐसा लिक्विड सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो सरफेस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा हमेशा एक लिक्विड में। अब बात आती है किसकी, प्रेशर लगाता है एक लिक्विड, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये लॉ है, पास्कल्स लॉ है। पास्कल्स लॉ की बात करेंगे तो पास्कल यूनिट है प्रेशर की। अभी अभी प्रेशर का फॉर्मूला बताया था, फोर्स अपॉन में एरिया। तो मैं आपको बता दूं, ये पास्कल नाम ही बस इसीलिए है इस तरह से। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया है। डायमेंशंस प्रेशर के ml-1t-2 है, स्ट्रेस वाले ही हैं, आप तो जानते ही हैं। और SI यूनिट्स में, SI यूनिट्स की बात करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल प्रेशर की यूनिट है। इसके अलावा बार, टोर, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, बहुत सारी यूनिट्स हैं, पढ़ाऊंगा मैं। सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, 76 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ऐसी भी कुछ यूनिट प्रेशर की होती है, हम जानेंगे, पढ़ेंगे मरकरी की टर्म्स में कैसे लिखते हैं हम। तो प्रेशर का डायमेंशंस ml-1t-2 है, यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल है। और पास्कल्स लॉ क्या है, पास्कल्स लॉ क्या है, पास्कल ने क्या बताया है, पास्कल्स लॉ में क्या कहा गया है कि एक लिक्विड जो रेस्ट पर है, एक लिक्विड जो रेस्ट पर है, अगर उस पर क्या लगाया जाए, प्रेशर, तो एक लिक्विड जो रेस्ट पर है उस लिक्विड पर अगर कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाए तो वो प्रेशर हर एक डायरेक्शन में इक्वल लगेगा इस तरह से। तो ये इस तरह से एक क्या कंसीडर करा गया, कंटेनर। और इस कंटेनर में एक क्या लगा हुआ है, पिस्टन। पिस्टन का मतलब जैसे सिरिंज होती है, इंजेक्शन की बात करते हैं हम, मतलब जो बॉडी होती है जिस पर आगे निडल लगाई जाती है वो सिरिंज होती है। तो सिरिंज के अंदर या होली की पिचकारी के अंदर भी एक पिस्टन लगा हुआ है। तो एक पिस्टन लगा हुआ है, एक रबर टाइप है जो आगे लिक्विड को धकेलने की कोशिश करता है, उसे क्या कहा जाता है, पिस्टन कहा जाता है। तो इस पिस्टन को अगर मैं नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश करूंगा, अगर एक प्रेशर अप्लाई किया जाए, अगर एक प्रेशर अप्लाई किया जाए, एक प्रेशर अप्लाई किया जाए, तो अभी तक तो ये लिक्विड किस पर है, रेस्ट पर। इसके अंदर एक लिक्विड है और वो लिक्विड किस पर है, रेस्ट पर है। अगर ये लिक्विड इस बेस पर प्रेशर लगा रहा था, ये लिक्विड इस वॉल्स पर भी प्रेशर लगा रहा था। अब एक एडिशनल प्रेशर और मैंने लगा दिया, भाई मैं इस पिस्टन को पुश करने की कोशिश कर रहा हूं, तो एक एडिशनल प्रेशर लगाया है मैंने इस तरह से, एडिशनल प्रेशर कहिए या एक्सटर्नल प्रेशर कहिए। अगर मैं बाहर से प्रेशर इस पर अप्लाई करूं तो जितना प्रेशर मैंने अप्लाई किया है, जितना प्रेशर मैंने अप्लाई किया है उतना ही प्रेशर ये लिक्विड भी क्या करेगा, इन वॉल्स पर अप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। जितना प्रेशर मैंने अप्लाई किया है उतना ही प्रेशर ये लिक्विड भी अप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। तो ये लिक्विड किस पर था, रेस्ट पर। मैं एडिशनल प्रेशर लगाऊंगा तो वो एडिशनल प्रेशर सभी डायरेक्शंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली जाकर लगेगा। तो जितना प्रेशर मैं अप्लाई करूंगा, पास्कल्स लॉ क्या कहता है, पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट, पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट, पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर एक्सर्टेड, पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट the pressure exerted, the pressure exerted, the pressure exerted on a liquid, the pressure exerted on a liquid at rest, on a liquid at rest is
is equally exerted in all directions, equally transmitted या equally exerted in all directions। किसी लिक्विड पर लगाया गया प्रेशर आगे चलकर बाकी के सरफेसेस पर भी उतना ही प्रेशर, जितना मैंने यहां से लगाना स्टार्ट किया है इतना ही प्रेशर, फोर्स नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं प्रेशर में, जितना प्रेशर मैंने यहां से लगाया है मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया जो मैंने लगाया है उतना ही प्रेशर ये लिक्विड आगे इन वॉल्स पर जाकर भी लगाना स्टार्ट कर देगा, इतना ही प्रेशर ये लिक्विड आगे की वॉल्स पर आगे जाकर लगाना स्टार्ट कर देगा। तो इसी लॉ को पास्कल्स लॉ कहा जाता है। द प्रेशर exerted on a liquid at rest is equally distributed in all directions या equally transmitted in all directions। आगे चलकर सभी पर इक्वली लगना स्टार्ट हो जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है भाई इसकी, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। एप्लीकेशंस की बात करनी होगी, एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ जो ये बनाया गया है इस लॉ के बिहाफ पर बड़ी ही सुंदर एप्लीकेशंस हैं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं कि गाड़ी का जैक जो होता है हम जैक लगाकर गाड़ी को कैसे उठा देते हैं भाई। एक अकेला इंसान एक गाड़ी को नहीं उठा पाता बट वो जैक का यूज करता है तो गाड़ी को उठा देता है। अगर हम सर्विस के लिए लेकर जाएंगे अपनी गाड़ी को, कार को, किसी भी बड़ी गाड़ी को, छोटी गाड़ी को, तो वो क्या करती है इस तरह से गाड़ी को उठा देती है। क्रेन का एक हैंडल घुमाकर, क्रेन का हैंडल इस तरह से घुमाकर जो क्रेन का ड्राइवर है वो भारी भारी ऑब्जेक्ट्स को कैसे उठा लेता है भाई। तो इस तरह से कैसे होता है कि मैं जैक पर फोर्स लगाता हूं और दूसरी तरफ जैक क्या करता है, गाड़ी को उठाता जा रहा है इस तरह से। एक बहुत बड़े शटर होते हैं दुकानों के, तो उन शटर को भी इस तरह से हैंडल घुमाते रहते हैं हम और उस शटर को उठाते रहते हैं इस तरह से। तो हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, क्या हम जितना गाड़ी का वजन है उतना फोर्स लगा रहे हैं क्या भाई। जितना गाड़ी का वेट है उतना फोर्स लगाना पड़ेगा गाड़ी को उठाने के लिए, तो क्या हम उतनी ताकत लगाते हैं, नहीं भाई, हम तो जैक को बहुत आराम से घुमा रहे होते हैं इस तरह से। तो ऐसा कैसे होता है कि मैं थोड़ी सी ताकत लगाता हूं बट गाड़ी पर जाकर ताकत बहुत ज्यादा लगती है और गाड़ी को लिफ्ट कर देती है भाई। तो नंबर 1 एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट भाई। नंबर 1 एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी होते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है। तो एक तरह से आजकल गाड़ियों में, बड़ी गाड़ियों में, बाइक्स में भी आने लगे हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं। किस तरह के होते हैं भाई हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात करते हैं पहले। इस तरह से एक चैम्बर बनाया जाता है जो जमीन के अंदर बना लिया जाता है इस तरह से, मिट्टी के अंदर इस तरह का एक चैम्बर बना लिया गया है जिसके अंदर कोई लिक्विड भर दिया जाएगा, कोई ऑयल भर दिया जाएगा। यहां पर एक पिस्टन लगाया गया है, यहां पर एक पिस्टन लगाया गया है और ये एक C1 पिस्टन है, ये एक C1 पिस्टन है। तो ये पिस्टन C1 है और इस पिस्टन का जो एरिया है, इस पिस्टन का जो एरिया है वो स्मॉल a है। इस पिस्टन का जो एरिया है वो स्मॉल a है और दूसरी तरफ भी एक ऐसा ही पिस्टन है इस तरह से, दूसरी तरफ भी एक इस तरह से पिस्टन है यहां पर। ये दूसरा पिस्टन जो है ये पिस्टन C2 नाम दिया गया इस तरह से, ये पिस्टन C2 नाम दिया गया। इस पिस्टन का जो एरिया है वो कैपिटल A है, यहां पर ज्यादा है। स्मॉल a और कैपिटल A क्यों लिखा, क्योंकि वहां एरिया ज्यादा रखा गया, यहाँ एरिया कम रखा गया इस तरह से। तो इस तरह से पिस्टन जो है वो लेकर एरिया बनाए गए हैं इसके इस तरह से। तो ये पिस्टन C1 है, ये पिस्टन C2 है और इसका एरिया स्मॉल a है, उसका एरिया कैपिटल A है। यहां पर आप फोर्स अप्लाई करोगे,
यहां पर हम कुछ फोर्स लगाते हैं। मान लो आप इस पिस्टन के ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं इस तरह से, तो आप इस पिस्टन पर जाकर खड़े हो जाते हैं, कितना फोर्स लगा रहे हैं भाई, स्मॉल एफ फोर्स लगाया है आपने स्मॉलर पिस्टन पर। तो भाई जब ये फोर्स लगाऊंगा तो ये पिस्टन इस लिक्विड पर एक प्रेशर अप्लाई करेगा भाई। यहां पर प्रेशर कितना अप्लाई कर दिया, प्रेशर ऑन स्मॉलर पिस्टन भाई, प्रेशर ऑन स्मॉलर पिस्टन। इस छोटे वाले पिस्टन पर कितना प्रेशर लगा, P1 प्रेशर लगा भाई। फोर्स बराबर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। कितना प्रेशर लगाया, F यहां पर मैंने फोर्स लगाया है और A इसका एरिया है, तो इतना यहां पर क्या अप्लाई किया गया है, प्रेशर अप्लाई किया गया है। और ये प्रेशर इस लिक्विड पर लगेगा और भाई पास्कल्स लॉ कहता है कि ये प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हर एक डायरेक्शन में। ये प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा हर डायरेक्शन में। यहां से इस लिक्विड को अगर प्रेस करूंगा, कंप्रेस करूंगा, कोशिश करूंगा प्रेशर लगाकर, ये लिक्विड आगे चलकर दीवारों पर प्रेशर लगाएगा। इधर मिट्टी के अंदर चैम्बर बनाया, धरती तो कुछ खिसकेगी नहीं, ये प्रेशर यहां लगेगा, यहां लगेगा, ऐसे चलते जाइए। ये लिक्विड ऊपर, यहां से लिक्विड को नीचे ला रहा हूं, यहां से लिक्विड ऊपर जाना चाहेगा और इस पिस्टन पर जाकर एक फोर्स लगाएगा, कैपिटल F फोर्स लगाएगा। कुछ फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा, कैपिटल F फोर्स लगाएगा। और इस पिस्टन पर गाड़ी रखी हुई थी भाई, इस पिस्टन पर गाड़ी खड़ी कर रखी है हमने इस तरह से, तो इस पिस्टन पर तो एक गाड़ी खड़ी करी हुई थी इस तरह से, मैंने इस पिस्टन पर एक गाड़ी खड़ी की हुई है इस तरह से। और ये जो पिस्टन है ना दूसरी तरफ भाई, इस पिस्टन पर गाड़ी खड़ी कर रखी है, ये गाड़ी ऊपर की तरफ उठने लगेगी। गाड़ी का वजन तो यार बहुत ज्यादा होता है। मैंने यहां पर अगर एक पिस्टन पर हम खड़े हो जाएं तो हमारा जितना वेट है हमने उतना फोर्स लगाया, दूसरी तरफ गाड़ी कैसे ऊपर उठ गई, गाड़ी का तो वेट काफी ज्यादा है। यहां पर फोर्स F लगा है ऊपर की तरफ, तो प्रेशर कितना लगा है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। यहां से स्मॉल F फोर्स लगाया, पिस्टन का एरिया स्मॉल a है, यहां कैपिटल F फोर्स लगा, पिस्टन का एरिया कैपिटल A है, बट दोनों तरफ प्रेशर की वैल्यू तो सेम होगी। पास्कल्स लॉ कहता है कि यहां से जितना प्रेशर लगाया उतना ही वहां जाकर लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ की बात करूं तो यहां P1 प्रेशर जितना है वहां P2 प्रेशर भी उतना ही होना चाहिए, प्रेशर सेम रहना चाहिए। प्रेशर सेम रखा है, यहां पर फोर्स अपॉन स्मॉल a है, यहां फोर्स कैपिटल F अपॉन में कैपिटल A है। कैपिटल F फोर्स इज इक्वल टू बराबर है, कैपिटल A इधर जाएगा अपॉन में स्मॉल a और इनटू में F। भाई कैपिटल A बहुत बहुत बड़ा है स्मॉल a से। आप ये वाला एरिया जितना ज्यादा रखोगे इस वाले के कंपैरिजन में, उधर जो फोर्स F लगेगा वो भी फिर उतना ही ज्यादा लगेगा स्मॉल f से। आप ध्यान से सुनिए मेरी बात, प्रेशर दोनों तरफ बराबर है, यहां मैंने फोर्स कम लगाया है, कम एरिया है, इतना ही प्रेशर ये लिक्विड यहां लगाएगा, वहां बड़ा एरिया है तो ज्यादा प्रेशर, सेम जगह प्रेशर दोनों तरफ सेम रखना है। यहां स्मॉल फोर्स लगाया, स्मॉल एरिया है, वहां एरिया ज्यादा कर दिया है तो फोर्स भी तो ज्यादा लगेगा, तभी तो प्रेशर सेम हो पाएगा। तो पास्कल्स लॉ से ये जाना कि आप कैसे जैक से गाड़ी उठा रहे हैं, आप छोटी जगह पर फोर्स लगाते हैं, वो बड़े एरिया पर लगाता है और ज्यादा फोर्स लगेगा। तो जैसा आपको वेट यहाँ पर लिफ्ट करना है उसी रेशो में आप एरिया पहले से ही तैयार रखेंगे। भाई अगर ये एक शोरूम है, सर्विस सेंटर है जहां गाड़ियों की सर्विस की जाती है, तो गाड़ियों को लिफ्ट करने के लिए काफी एरिया होगा, गाड़ी खड़ी कर दी जाएगी जाकर पिस्टन पर और वो लिफ्ट करेगा इसको। तो इस तरह से
एरिया यहाँ ज्यादा रखा, यहाँ कम रखा, और कम फोर्स लगाते हैं बट बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट कर पाते हैं, इसे हाइड्रोलिक लिफ्ट कहा जाता है भाई। तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है, एक लिक्विड इसके अंदर भरा गया है इस तरह से, लिक्विड को एक तरफ से लिक्विड पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, दूसरी तरफ जाकर वो प्रेशर बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट कर देता है, तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट कहलाती है। बड़ा सुंदर सा मॉडल आप इसका बना सकते हैं स्कूल प्रोजेक्ट्स में सबमिट करने के लिए। इसकी दूसरी एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक लिफ्ट के बाद हाइड्रोलिक ब्रेक्स है, और हाइड्रोलिक ब्रेक्स का भी आप मॉडल बना सकते हैं, क्रेन बना सकते हैं आप इस मॉडल के अंदर। मैं दिखाऊंगा आपको लेक्चर्स में तो किस तरह से क्रेन बनाई जा सकती है, सिरिंज का यूज कर कर, इंजेक्शन वाले सिरिंज का यूज कर कर क्रेन बनाई जा सकती है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स की बात करी जाए, हाइड्रोलिक ब्रेक्स की बात करी जाए तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स में अक्सर क्या देखने को मिलता है भाई, इस तरह से क्या है कि जहां आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, वहां पर क्या होता है, एक पिस्टन होता है इस तरह से। तो जहां ब्रेक्स आप अप्लाई करते हैं वहां पर एक पिस्टन होता है इस तरह से। तो ये यहाँ पर एक पिस्टन है इस तरह से, और इस पिस्टन पर हम ब्रेक पेडल के थ्रू, तो ये ब्रेक पेडल है, पेडल ब्रेक मतलब, तो ये पेडल ब्रेक है। यहाँ पर पैर से पुश कर कर आप ब्रेक लगाते हैं गाड़ी में, बाइक में, किसी भी व्हीकल के अंदर इस तरह से। तो ये यहाँ पर ये जो पिस्टन लगा हुआ है, इस पिस्टन को कहेंगे मास्टर पिस्टन भी। ये सबसे बड़ा पिस्टन है यहाँ पर, तो ये मास्टर पिस्टन था यहाँ पर। इस मास्टर पिस्टन पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं इस तरह से। तो इस मास्टर पिस्टन पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं इस तरह से, और ये जो फोर्स हम यहाँ अप्लाई करते हैं, इससे पिस्टन आगे की तरफ मूव करता है। ये पिस्टन आगे की तरफ आएगा तो लिक्विड को आगे की तरफ प्रेशराइज करेगा आगे चलने के लिए। ये किसी व्हील पर चला गया है, अगले व्हील पर चला गया है, और हर व्हील पर हमें ब्रेक्स अप्लाई करने हैं। एक व्हील से समझेंगे, बाकी सभी में फिनोमेनन तो सेम है। तो ये आगे दूसरे व्हील पर चला गया, और ये एक पहला व्हील है यहाँ पर। इस पर बात को समझने की कोशिश करेंगे कि ये लिक्विड इसके अंदर था, यहाँ पर आने के बाद यहाँ फिर से पिस्टन बनाए गए हैं। तो इस तरफ एक पिस्टन है, ये यहाँ पर ये पहला पिस्टन है, और ये यहाँ पर एक दूसरा पिस्टन है इस तरह से। तो ये दो पिस्टन है यहाँ पर, और इनके बीच में ये लिक्विड है इस तरह से। जब यहाँ से आप पैडल ब्रेक अप्लाई करेंगे, ये पिस्टन आगे आएगा, लिक्विड को आगे भेजेगा, यहाँ से लिक्विड आगे आएगा, ये पिस्टन बाहर जाना चाहेंगे, और इन पिस्टन के साथ हमने इस तरह के क्या लगाए हैं भाई, ब्रेक रिंग लगाए हैं। तो ये इस तरह के रिंग्स लगे हुए हैं, तो इसको इस पर कनेक्ट किया गया है इस तरह से भाई। तो जब ये पिस्टन बाहर आने की कोशिश करेंगे तो ये बाहर जाएगा, ये बाहर जाएगा, और इन पर लगे हुए हैं रबड़ के ब्रेक शू लगे हुए हैं, जो रिम के साथ टच में जाएंगे, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगे, और व्हील को रोकने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो ये ब्रेक शू इस तरह से लगे हुए हैं, और ये व्हील है इस तरह से। तो ये इस तरह से व्हील है। तो ये जो व्हील था इस तरह से, इस व्हील के टच में आएंगे जब ये ब्रेक शू, तो फ्रिक्शन के जरिए व्हील के मोशन को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। ब्रेक पैड, यहां से हमने ब्रेक्स अप्लाई करें, पिस्टन आगे आएगा, फ्लूइड आगे जाएगा। हमने इसलिए यूज किया है, इनका एक्शन बहुत ही फास्ट है भाई। फ्लूइड इंस्टेंटली एक्शन दिखाएगा और इंस्टेंटली आएगा ब्रेक्स, और पिस्टन, यहाँ पर पिस्टन छोटा रखेंगे, यहाँ पिस्टन बड़ा रखेंगे,
हम फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैंने कंडीशन समझाई आपको। अगर आप ज़्यादा फोर्स, बड़ी गाड़ियों की बात करूँ, ट्रक है, कार है या ट्रेन है, तो यहाँ पिस्टन छोटा रखूंगा जहां हम फोर्स अप्लाई करेंगे, यहाँ पिस्टन बड़े होंगे, ये ज़्यादा फोर्स लगाएंगे जाकर और व्हील्स को टच करेंगे। तो ये खुलने पर ये पिस्टन बाहर जाएगा इस तरह से, ये पिस्टन बाहर जाएगा इस तरह से, और ये ब्रेक शू इस व्हील के साथ टच होंगे और फ्रिक्शन के जरिए इन्हें रोकेंगे। जब आप यहाँ से पैर हटाओगे तो मैंने इन्हें एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है। जब आपने ब्रेक्स अप्लाई किए होंगे, ये स्प्रिंग जो था वो खिंच गया होगा, ब्रेक्स लगे होंगे, पैर हटाने पर स्प्रिंग इन्हें वापस ले आएगा, फ्लूइड अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, ब्रेक्स अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे। तो इस तरह से ये ब्रेक शू है यहाँ पर, तो ये ब्रेक शू या रबड़ के ये इन्हें, और ये ब्रेक शू है, ये स्प्रिंग है इस तरह से जो इन्हें वापस लाएगा, ये फ्लूइड है, ये पिस्टन है और ये व्हील था। इस तरह से हाइड्रोलिक ब्रेक्स क्या करते हैं, काम करते हैं। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स इस तरह से काम करते हैं, यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो ये एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ है, ये एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ है, और इस पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन में हमने समझा जाना कि किस तरह से हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक ब्रेक्स काम करते हैं। पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशंस किस तरह से है। न्यूमेरिकल्स हाइड्रोलिक लिफ्ट पर बेस्ड होंगे और मैं आपको अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। आप असाइनमेंट में उन्हें करने की कोशिश करेंगे, हम अगली बार फिर उसकी डिस्कस करेंगे। थैंक्स गाइस।